हेलो फ्रेंड, दिस इज़ अनुष्का राजपूत है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकोज लर्निंग। ठीक है, तो जो लोग मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ कि हम तैयारी कर रहे हैं फॉर ऑल गवर्नमेंट नर्सिंग एग्ज़ाम। ठीक है, एमएससी नर्सिंग के जो स्टूडेंट एमएससी में एडमिशन चाह रहे हैं वो भी मेरी वीडियो लेक्चर्स को देख के अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। तो हमने जो मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम है वो ऑलमोस्ट हमने क्या कवर अप कर लिया। आज का हमारा उसका सिर्फ एक लास्ट टॉपिक रह गया, अर्थराइटिस। उसमें से भी जो 3 टाइप के अर्थराइटिस हैं, फर्स्ट है रूमेटॉइड, दूसरा ऑस्टियो एंड थर्ड जो गाउटी अर्थराइटिस है। जो गाउटी अर्थराइटिस है उसके क्वेश्चंस भी मैंने डिस्कस कर लिए टारगेट हाई के, और टॉपिक भी डिस्कस कर लिए। सबसे पहला वीडियो लेक्चर मेरा उसी का था। तो अभी सिर्फ जो 2 हमारे पास अर्थराइटिस के टाइप्स बचे हैं वो है रूमेटॉइड अर्थराइटिस एंड ऑस्टियो अर्थराइटिस। ठीक है, इनको हम क्या डिटेल में डिस्कस करेंगे आज। चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ठीक है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या होता है? क्रॉनिक सिस्टेमिक इन्फ्लामेशन डिजीज कंडीशन है। क्रॉनिक मतलब प्रोग्रेसिव है, लंबे टाइम से होगी। ठीक है, एकदम से अक्यूट कंडीशन नहीं है कि अचानक से होगी। क्रॉनिक डिजीज कंडीशन है जिसमें क्या होता है, जो हमारे साइनोवियल जो जॉइंट है उसके अंदर जो मेम्ब्रेन है उसके क्या कनेक्टिव टिश्यू के डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो रहा है? ठीक है, ये जॉइंट है हमारा, मान लीजिए हमारा क्या है, साइनोवियल जॉइंट है। तो इसके क्या होगी, यहाँ पे कैप्सूल है और क्या होगी, सारी साइनोवियल मेम्ब्रेन होगी। ये क्या करती है, साइनोवियल फ्लूइड सिक्रेट करती है ताकि फ्रिक्शन ना हो। ठीक है, ताकि जो रब ना हो, है ना, जॉइंट की बोन्स के आपस में, पेशेंट को पेन ना हो, स्टिफनेस ना हो, अकड़ाव ना रहे उसमें, है ना। तो यहाँ पे एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ये मेम्ब्रेन जो सिक्रेट करती है। तो ये जो हमारी डिजीज कंडीशन है रूमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या होता है, ये जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है इसके जो टिश्यू हैं वही डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर साइनोवियल फ्लूइड नहीं बनेगा और पेशेंट में सारे साइन एंड सिम्टम्स आएंगे। अब देखते हैं आगे ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अब इसका कोई डिफाइंड कॉज नहीं है हमारे पास। ठीक है, हम पहले ही हाथ खड़े कर रहे हैं कि अननोन रीजन से हो रही है, पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसे, है ना। सेकंड बताया कि प्रिडिक्शन लगाई है कि हो सकता है कि ऑटोइम्यून डिजीज कंडीशन की वजह से होता है। देखा जाता है जब हमारा खुद का इम्यून सिस्टम खुद की बॉडी को डैमेज करना शुरू कर देता है तब क्या पेशेंट को रूमेटॉइड अर्थराइटिस होने के चांसेस हैं। और ऑटोइम्यून डिजीज कंडीशन में क्यों होता है? ठीक है, तो हमारा जो HLA जीन डिफेक्ट जब प्रेजेंट होता है ह्यूमन बॉडी में तब क्या है, ऑटोइम्यून डिजीज कंडीशन अराइज होती है। अब HLA जीन डिफेक्ट क्या होता है, ये क्या होता है, ह्यूमन ल्यूकोसाइट जीन डिफेक्ट। ठीक है, जो हमारी WBCs हैं, ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स हैं, जिनका काम है कि वो हमारी बॉडी को क्या प्रोटेक्ट करेंगे इन्फेक्शन से। अब उनमें क्या डिफेक्ट आ गया, जब उनमें डिफेक्ट आ गया है तो अब बाहर की जो फॉरेन के पार्टिकल है और जो अपनी बॉडी के टिश्यू है उनमें क्या डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती, आइडेंटिफाई नहीं कर पाती। खुद की जो बॉडी है उसको क्या एज अ फॉरेन मतलब उसमें एक्ट करती है और खुद के टिश्यू को ही डैमेज करना शुरू कर देती है। और नेक्स्ट लिखा है हमने, कुछ एक बैक्टीरियाज भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। और जो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड नाम इसमें आता है, जो ऑटोइम्यून डिजीज कंडीशन में भी रूमेटॉइड अर्थराइटिस में आता है, वो है ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये छोटा सा 3 पॉइंट्स है, बट यहाँ से HLA जीन डिफेक्ट का भी पूछ लेते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया का नाम भी पूछ सकते हैं। ये सारे क्या है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से सारे इंपॉर्टेंट है, ये सारे टॉपिक हैं जो मैंने अभी डिस्कस किए। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है? ठीक है, क्या होगा, ड्यू टू ऑटो इम्यूनिटी और एनी इन्फेक्शन, की हमारी बॉडी को कोई इन्फेक्शन हुआ है ना। अब हमारी बॉडी इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ने के लिए क्या बनाएगी, एंटीबॉडीज। ठीक है, एंटीबॉडीज जब बनाती हैं तो ताकि जो बैक्टीरिया वायरस जो भी कुछ भी हमारी बॉडी में एंटर हुआ उसको क्या किल कर सके, है ना। तो जब एंटीबॉडीज रिलीज होंगी इन्फेक्शन के अगेंस्ट रिलीज के लिए, तो वो क्या बाइंड हो जाएंगी जाके कहाँ पे, एंटीजन पे। एंटीजन क्या होता है, बैक्टीरिया होते हैं जो फॉरेन पार्टिकल जो भी है ना, एंटीजन जो बैक्टीरिया जो डिजीज कॉज करने वाला होता है। और एंटीबॉडीज होती हैं क्या, जो हमारे शरीर को बचाती है इन बैक्टीरिया से, है ना। तो ये दोनों जब भी बॉडी क्या है एंटीबॉडीज रिलीज करती है, तो ये एंटीबॉडीज क्या करती हैं, बाइंड हो जाती है इस एंटीजन के साथ। और जब ये बाइंड हो जाती है तो इस कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स क्या फॉर्म हो जाएगा बॉडी में। ठीक है, क्योंकि बॉडी में क्या हुआ, इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन के लिए हमारी बॉडी ने क्या बनाया, एंटीबॉडीज बनाई।
अब ये एंटीबॉडीज जाके क्या है, हमारे एंटीजन में जाके क्या होगी, अटैच होगी, वहां पे जाके एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रही है जिसका नाम है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब बॉडी में क्या इन्फेक्शन हुआ है तो क्या होगा, दूसरा इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट टाइप के होते हैं, IgM, IgG, या फिर जो भी इम्यूनोग्लोबुलिन है जो कि हमें इससे हमारी हेल्प करते हैं इन्फेक्शन से या प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को। तो क्या है, जो IgG इम्यूनोग्लोबुलिन है वो क्या है, यहाँ पे रेज होगा। ठीक है, उसका नॉर्मल लेवल से ज़्यादा लेवल हमें मिलेगा। और दूसरा जो फैक्टर हमारा रिलीज बढ़ेगा वो होगा रिमोटाइड फैक्टर। ठीक है, वो भी क्या इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, इसलिए हमारा जो IgG जो इम्यूनोग्लोबुलिन है वो इंक्रीज हो रहा है, साथ में रिमोटाइड फैक्टर हमारा क्या है, इंक्रीज हो रहा है। और यही ठीक है, कॉम्प्लेक्स तो फॉर्म हो गया, उसने बैक्टीरिया को भी मार दिया, मान लो प्रोटेक्ट कर लिया हमारी बॉडी को अब इन्फेक्शन से। बट जो कॉम्प्लेक्स बना था वो क्या करेगा, फर्दर हमारे अपने ज्वाइंट को ही डैमेज करना शुरू कर देगा। ठीक है, उसकी साइनोवियल मेम्ब्रेन को डैमेज करना शुरू कर देगा। जब वो ज्वाइंट को डैमेज करना शुरू कर देगा तो ज्वाइंट में क्या हो जाएगी, इन्फ्लामेशन। ठीक है, स्वेलिंग आ जाएगी। ठीक है, जब स्वेलिंग आती है तो जो अंदर का खाली स्पेस था वो क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा ना, और जो नैरो हो जाएगा और रब करेंगे आपस में जो स्पेस है। तो अब स्पेस नैरो होने की वजह से जो पेशेंट है उसमें क्या है, पेन जो भी है उसको क्या है, सिम्टम्स आएंगे, स्टिफनेस जैसे है ना, अकड़ाव वाले ऐसे सारे सिम्टम उसमें क्या आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम इसके साइन एंड सिम्टम एंड डायग्नोसिस। साइन एंड सिम्टम में जो फर्स्ट सिम्टम आएगा वो आएगा मॉर्निंग जॉइंट स्टिफनेस। ठीक है, मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग जो हमारा जॉइंट है पेशेंट का वो क्या है, स्टिफ रहेगा, अकड़न रहेगी उसमें, और वो अकड़न होगी मोर देन 30 मिनट। जो दोनों अर्थराइटिस है उसमें मेन डिफरेंस यही है, एक में क्या है 30 मिनट से ज़्यादा होती है और एक में 30 मिनट से कम। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या होगा, 30 मिनट से ज़्यादा रहेगी जो जॉइंट की स्टिफनेस है वो। तो और पेशेंट को क्या है, मॉडरेट से सीवियर क्या है, पेन प्रेजेंट होगा, स्वेलिंग प्रेजेंट होगी, इन्फ्लामेशन प्रेजेंट होगी। और जो मोस्ट अफेक्टेड हमारे जॉइंट्स होते हैं वो होते हैं इंट्राफेरेंजियल जॉइंट। ठीक है, जो पेरिफेरी के स्मॉल जॉइंट है वो क्या है, मोस्ट अफेक्टेड पार्ट होते हैं। इस वाले जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है इसमें क्या 3 टाइप की डिफॉर्मिटीज हमारे पास प्रेजेंट होती है। हैंड जो हमारे हाथ हैं उसमें क्या 3 टाइप की डिफॉर्मिटीज, या पेरिफेरल जॉइंट है उनमें क्या 3 टाइप की डिफॉर्मिटी के फॉर्म्ड होती हैं। फर्स्ट जो डिफॉर्मिटी है उसका नाम है स्वैन नेक डिफॉर्मिटी, दूसरी है बॉटनेयर डिफॉर्मिटी और तीसरी है मैलेट डिफॉर्मिटी। ठीक है, अब ये होती क्या है, ठीक है, जैसे हमारे हैंड के 2 जॉइंट हैं, हमें बताया फिंगर के, एक ऊपर वाला जॉइंट है एक नीचे वाला। ये वाला जॉइंट हमारा डिस्टल है और ये क्या है, प्रॉक्सिमल है। ठीक है, तो जो स्वैन नेक डिफॉर्मिटी उसमें क्या होता है, जो हमारा प्रॉक्सिमल वाला जॉइंट होता है उसकी क्या हो जाती है, उसकी हो जाती है हाइपर एक्सटेंशन। ठीक है, प्रॉक्सिमल वाला क्या हो जाएगा, हाइपर एक्सटेंड, और जो डिस्टल वाला है ऊपर वाला जो जॉइंट है वो उसकी क्या हो जाएगी, फ्लेक्शन। ठीक है, एक्सटेंशन हमें पता है पीछे मतलब अवे फ्रॉम दी बॉडी होता है, या फ्लेक्शन टुवर्ड्स दी बॉडी होता है। तो ये वाला जो जॉइंट है ये क्या है, ऐसे नीचे वाला क्या है, नीचे पीछे को क्या हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा, और जो ऊपर वाला जॉइंट है वो क्या है, ऐसे फ्लेक्स हो जाएगा। तो इस टाइप की क्या है, फॉर्म होगी डिफॉर्मिटी। ठीक है, तो इसको क्या हम बोलते हैं, स्वैन नेक डिफॉर्मिटी। दूसरी डिफॉर्मिटी है हमारे पास बॉटनियर डिफॉर्मिटी। बॉटनियर डिफॉर्मिटी में क्या अपोजिट होता है, इसमें जो डिस्टल जॉइंट है उसकी क्या होगी, हाइपर एक्सटेंशन, और जो हमारा प्रॉक्सिमल वाला जॉइंट है उसकी क्या हो जाएगी, फ्लेक्शन। ठीक है, तो प्रॉक्सिमल ये है हमारा डिस्टल और ये है प्रॉक्सिमल। तो जो प्रॉक्सिमल वाला जॉइंट है हमारा उसका क्या हो रहा है, उसका क्या हो रहा है, फ्लेक्शन हो रहा है उसका, है ना। और जो डिस्टल वाला की क्या हो, जो हमारा डिस्टल वाला है उसका क्या हो रहा है, हाइपर एक्सटेंशन। डिस्टल वाले का ऊपर वाले पार्ट का हो रहा है हाइपर एक्सटेंशन, और नीचे वाले का हो रहा है क्या, फ्लेक्शन। तो ऐसे फॉर्म हो जाएगी हमारी जो एक्सट्रीमिटी है। ठीक है,
ठीक है। जो डिस्टल वाला है उसका क्या हो गया, हाइपर एक्सटेंशन। और जो प्रॉक्सिमल वाला है उसका क्या हो गया, फ्लेक्शन हो गया। तो इस टाइप की डिफॉर्मिटी पेशेंट में क्या फॉर्म होगी। तीसरी टाइप की जो हमारे पास डिफॉर्मिटी पेशेंट में फॉर्म होगी उसका नाम है मैलेट डिफॉर्मिटी। मैलेट डिफॉर्मिटी में क्या होता है, जो डिस्टल वाले टेंडन होते हैं वो उस पार्ट में क्या इंजरी हो जाती है। तो ठीक है, ये है डिस्टल पार्ट है, इसमें इंजरी हो जाएगी तो जो फिंगर है वो क्या है, उसकी फ्लेक्शन हो जाएगी ऐसे। इसको हम क्या बोलेंगे, मैलेट डिफॉर्मिटी। ठीक है, इसमें जो प्रॉक्सिमल जॉइंट होता है उसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, स्वैन नेक डिफॉर्मिटी में क्या डिस्टल वाले की फ्लेक्शन होती है और प्रॉक्सिमल की क्या होती है, हाइपर एक्सटेंशन। और बॉटनेट डिफॉर्मिटी में जो डिस्टल वाला जॉइंट है उसका क्या होता है, हाइपर एक्सटेंशन, और जो प्रॉक्सिमल वाला है उसका क्या होता है, फ्लेक्शन। और जो मैलेट डिफॉर्मिटी है उसमें क्या है, हमारा डिस्टल जो टेंडन होता है उसकी इंजरी होती है और जिसकी वजह से जो डिस्टल वाला जॉइंट होता है वो क्या हुआ, अफेक्टेड होता है। तो ये थे इसके सारे साइन एंड सिम्टम्स। नेक्स्ट आ गया हमारे पास की डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। हम क्या करेंगे, कैसे पेशेंट का टेस्ट जो डिजीज है उसको क्या कंफर्म करेंगे। तो हमारे पास कोई एज सच बिल्कुल कंफर्मेटरी टेस्ट प्रेजेंट नहीं है जिससे हम बिल्कुल बता सकें कि पेशेंट को क्या है, रिमेटॉइड अर्थराइटिस है। बट क्या हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, सीबीसी कर सकते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट जिसमें चेक कर सकते हैं, और उसमें जो डब्ल्यूबीसीज हैं वो क्या हमारी रेज आएंगी। ठीक है, जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो क्या रेज्ड होंगे। रिमोटाइड फैक्टर को चेक कर सकते हैं, ठीक है, जो क्या इंक्रीज आएगा ब्लड में, जिसकी नॉर्मल वैल्यू 39 यूनिट पर लीटर होती है। अगर जो उसका लेवल 42 से 79 के बीच में आ रहा है तो उसका क्या मतलब है, सस्पेक्टेड है कि पेशेंट को क्या हो सकता है, रिमोटाइड अर्थराइटिस। और पॉजिटिव हम कब बोलेंगे, जब जो हमारा रिमोटाइड फैक्टर उसका लेवल मोर देन 80 यूनिट पर लीटर होगा, तब हम क्या बोलेंगे, पेशेंट को क्या है, पॉजिटिव है उसका रिमोटाइड फैक्टर। साथ में एएसओ टाइटर चेक कर सकते हैं। ये किस कंडीशन में करेंगे, जब हमें सस्पेक्टेड हो कि जो गैस बैक्टीरिया है ना, ग्रुप ए बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई है, उसके इन्फेक्शन की वजह से क्या है, जो रिमोटाइड अर्थराइटिस फॉर्म हो रहा है। उसमें हम क्या चेक करते हैं, हम चेक करते हैं एंटी स्टेप्टोलाइसिन ओ। ठीक है, स्टेप्टोलाइसिन ओ क्या है, एक सब्सटेंस होता है जो कि हमारा गैस बैक्टीरिया क्या प्रोड्यूस करता है, और उसके अगेंस्ट में जो हमारी बॉडी है वो क्या है, एंटीबॉडीज बनाती है जिसका नाम है एंटी स्टेप्टोलाइसिन ओ। ठीक है, ये एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी हमारे अगर ब्लड में, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा गैस बैक्टीरिया उसने क्या हमारी बॉडी को इन्फेक्ट किया है। विटामिन डी का लेवल चेक कर सकते हैं, एडिशनल कैल्सिटोनिन चेक कर सकते हैं, पैराथायराइड हार्मोन का लेवल चेक कर सकते हैं। ये तो बोन के नॉर्मल टेस्ट है, बोन की कोई भी डिजीज हो तो हम उसमें इनको क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये थे इसके सारे क्या है, डायग्नोस्टिक टेस्ट इवेल्युएशन। ठीक है, इसके साथ ही हम देखते हैं अब मेडिकल और सर्जिकल मैनेजमेंट। नेक्स्ट आ गया हमारे पास इसकी मैनेजमेंट है ना। मैनेजमेंट में फर्स्ट है हमारे पास मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या पेशेंट को देते हैं, डीमार ड्रग्स। डीमार ड्रग्स क्या होती है, डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रिमोटाइड ड्रग्स। ठीक है, एंटी रिमोटाइड ड्रग्स देंगे पेशेंट को। इसमें हम 3 टाइप की ड्रग क्या है प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट को। फर्स्ट है हमारे पास पेंसिलामाइन, दूसरा है साइक्लोस्पोरिन, और थर्ड है हमारे पास मिथोट्रेक्सेट। तो इसको हम पीसीएम से क्या है याद कर सकते हैं, ये क्या है इसकी ट्रिक है। ठीक है, पेंसिलामाइन, साइक्लोस्पोरिन, मिथोट्रेक्सेट। जो मिथोट्रेक्सेट यहाँ पे है वो क्या है, इसकी ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी। ठीक है, रिमोटाइड अर्थराइटिस की ड्रग ऑफ चॉइस मिथोट्रेक्सेट। और हमें पता है जो मिथोट्रेक्सेट है वो क्या हमारे फॉलिक एसिड के लेवल को क्या कम करती है। तो क्या है, हमें पेशेंट जब भी हम पेशेंट को मिथोट्रेक्सेट देते हैं तो उसके साथ हमने पेशेंट की क्या फॉलिक एसिड भी देने होते हैं। ठीक है, ताकि जो विटामिन B9 है उसका लेवल क्या है फॉल ना हो जाए। ठीक है, सेकेंड आ गया हमारे पास नर्सेट देंगे हम पेशेंट को। इसमें क्या हम ब्रूफिन दे सकते हैं। ठीक है, इन्फ्लेमेशन के लिए, पेन के लिए। कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे। कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो यहाँ पे हम देते हैं उसका नाम है इटानेरसेप्ट। ठीक है, तो जो हमारी एनक्लेक्स है, ठीक है, उसमें स्पेशली इस ड्रग की डिस्क्रिप्शन दी हुई है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो इटानेरसेप्ट है कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो हम पेशेंट को दे रहे हैं, इसका जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट आता है, ठीक है, वो आता है पैनसाइटोपिनिया। पैनसाइटोपिनिया मतलब जो हमारे सारे ब्लड सेल्स हैं उनके लेवल को क्या है कम कर देती है। ठीक है, इटानेरसेप्ट, पैनसाइटोपिनिया। प्लेटलेट्स भी कम हो जाएंगे, डब्ल्यूबीसीज भी कम हो जाएंगी, आरबीसीज भी कम हो जाएंगी। ठीक है, जो जितने भी सेल्स हैं हमारे ब्लड के उन सबको क्या है, जब वो इकट्ठे कम हो जाते हैं, उनका लेवल जब नॉर्मल से कम हो जाता है, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पैनसाइटोपिनिया। नेक्स्ट आ गई हमारे पास सर्जिकल मैनेजमेंट।
सर्जिकल मैनेजमेंट में हम करेंगे पेशेंट की आर्थ्रोप्लास्टी, ठीक है। आर्थ्रोप्लास्टी मतलब जॉइंट की रिपेयर कर रहे हैं, जो जॉइंट का सरफेस क्या अफेक्ट हुआ था, साइनोवियल मेम्ब्रेन जो डैमेज होती है उसकी क्या रिपेयरिंग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास अब नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या है, हम सिम्टोमेटिक करेंगे, जो डॉक्टर हमें एडवाइस करेगा। हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। पेन होगा पेशेंट को, उसके लिए हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन की एडवाइस कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि जो हमारा हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो क्या ऑर्डर देता है। अगर उसने एडवाइस किया तो हमें करना पड़ेगा। पेशेंट को बोलना कि जब भी उसने वॉकिंग करनी है वो असिस्टिव डिवाइस यूज़ करे, ठीक है। केन यूज़ कर सकता है या जो भी है वॉकर जो भी उसने लेना है। वेल बैलेंस डाइट क्या है यूज़ कर बोलना उसको लेने के लिए, ताकि उसकी बॉडी क्या है हेल्दी रहे। कोई भी फर्दर इन्फेक्शन होने से हम क्या पेशेंट को प्रिवेंट करना है, तो जो भी हम चाहे प्रोसीजर कर रहे हैं चाहे कुछ भी कर रहे हैं तो सारा क्या यूज़ करने है, एसेप्टिक टेक्निक यूज़ करनी है। पेशेंट को एक्सरसाइज करने के लिए बोलना है, पर एक्सरसाइज के बीच में क्या उसको रेस्ट करने के लिए बोलना है कि लगातार कोई भी उसको एक्सरसाइज बड़ी नहीं करनी है, बीच बीच में क्या लेना है, रेस्ट लेना है। तो ये सारा था हमारे पास रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास डिजीज कंडीशन है उसका नाम है ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है, स्लोली डिस्ट्रक्टिव डिजीज कंडीशन है हमारे साइनोवियल मेम्ब्रेन, जिसमें क्या है डैमेज होना शुरू हो जाती है धीरे धीरे, ठीक है। इसको हम क्या वो इसका दूसरा नाम क्या है, डीजेनरेटिव डिजीज कंडीशन भी बोलते हैं, ठीक है। अब साइनोवियल जो मेम्ब्रेन है वो क्यों डैमेज हो रही है, इसके क्या है कॉजेज हैं कुछ ही। तो जो कॉज है इसके उनको हम 2 टाइप्स से पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारे पास प्राइमरी कॉज, दूसरा है सेकेंडरी कॉज। जो प्राइमरी कॉज है वो क्या मेन कॉज रहेंगे, और जो सेकेंडरी वाले वो क्या एडिशनल कॉजेज हैं। जो प्राइमरी कॉज है उसमें क्या है, फर्स्ट फैक्टर है हमारे पास एज की, बढ़ती उम्र के साथ जो हमारा साइनोवियल फ्लूइड है वो क्या कम मतलब डिक्रीज हो जाएगा। मेम्ब्रेन भी डैमेज होना शुरू हो जाएगी क्योंकि बहुत लंबे टाइम से यूज हो रही होती है। नेक्स्ट लिखा है ओबेसिटी, ठीक है। और जब ओबीज होगा पेशेंट तो उसका वेट ज़्यादा होगा तो जॉइंट के ऊपर ज़्यादा वेट पड़ेगा उसकी वजह से। थर्ड लिखा है एक्सेसिव यूज ऑफ जॉइंट, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली एक्सरसाइज कर रहा है, जॉइंट का यूज़ कर रहा है, जैसे फुटबॉल प्लेयर वगैरह है, वो क्या हो गया ज़्यादा यूज़ करते हैं जॉइंट का, तो उनमें क्या है ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसके होने के चांसेस होते हैं। सेकेंडरी कॉज में मैंने लिखा है ट्रॉमा, ठीक है। पेशेंट कोई ट्रॉमा इंजरी होगी या उसकी कोई सर्जरी हुई थी है ना, उसकी वजह से हो रहा है, या फिर कोई और डिजीज कंडीशन है। जैसे एग्जांपल लिखा है यहाँ पे मल्टीपल माइलोमा। मल्टीपल माइलोमा क्या होता है, प्लाज्मा सेल जो होते हैं हमारे उनका कैंसर होता है, ठीक है। तो ये सारे थे इसके कॉजेज ऑस्टियोआर्थराइटिस के। नेक्स्ट इसकी देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी।